Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated September 20. First of all, very sorry from my side कि इतना बैकलॉग हो गया, बट धीरे धीरे मैं बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ. ठीक, तो पहला आर्टिकल देखते हैं. ऑल्सो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना. अब ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है. जब ये बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हो जाता है. ठीक, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं. ठीक, अब ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं. जो रेडियो टेलीस्कोप होता है ये रेडियो वेव्स के साथ काम करता है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं देन विजिबल लाइट. ठीक है, इसके लिए हमें जो एंटीनाज यूज़ करने पड़ते हैं ये भी लॉन्गर लेंथ के यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ. और यूजुअली ये ऑब्जर्व करता है रेडियो वेव्स को एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि क्वासार्स हो गए, पल्सार्स हो गए. ठीक है, और ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं होता है. ठीक, तो चाहे डे हो चाहे नाइट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. बट हमारा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है ये डे में काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस हो जाता है सनलाइट से. ठीक, तो ये नाइट में ही काम कर सकता है और क्लियरर पिक्चर दे सकता है. बस एडवांटेज क्या है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप की जो इमेजेस होती हैं ये हायर रेजोल्यूशन की होती हैं, मतलब क्लियरर इमेजेस देता है. ठीक है, और रेडियो टेलीस्कोप की जो इमेजेस होती हैं ये कंपैरेटिवली लोअर रेजोल्यूशन की होंगी. ठीक है, और ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है यूज़ करता है मिरर एंड लेंसेज, और यहाँ पे एंटीना यूज़ करते हैं हम. ठीक, अब आर्टिकल देखते हैं. अब जिस भी कंट्री को स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप का पार्ट बनना है उसको साइन करना पड़ता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी कन्वेंशन को. ठीक, इंडिया ने इसे साइन और रेटिफाई कर दिया है. इंडिया 2022 में ही मेंबर बन गया था. इंडिया ने कुछ पैसे भी दिए थे, कंट्रीब्यूट किए थे. अब इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा जॉर्ज रेल बैंक ऑब्जर्वेटरी, यूनाइटेड किंगडम में. ठीक, और कंट्रीज़ कौन कौन सी इसके पार्ट हैं? कनाडा है, चाइना है, इंडिया है, इटली है, न्यूजीलैंड हो गया, स्वीडन हो गया और नेदरलैंड्स हो गया. तो देखो ये कंट्रीज़ बहुत रैंडम कंट्रीज़ हैं. ठीक, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो इसको तुम्हें याद रखना ही है. ठीक, अब ये को लोकेटेड है, मतलब दो जगह पे है. कहाँ? साउथ अफ्रीका में है और ऑस्ट्रेलिया में है. अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला है ये लोअर फ्रिक्वेंसी के ऑब्जर्वेशंस करता है. ठीक, तो इसको बोलते हैं लो एसके. और जो साउथ अफ्रीका वाला है ये इसके कंपैरिजन में हायर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो इसको बोलते हैं मिड एसके. अब फ्रिक्वेंसी की रेंजेस भी देख लो, यहाँ पे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में बात हो रही है. ठीक है, इवन ये जो ऑब्जर्वेशन करेगा ये ग्रेविटेशनल वेव्स की भी ऑब्जर्वेशन करेगा. ठीक, इंडिया के पास भी एक जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है. ये कहाँ लोकेटेड है? जीएमआरटी, ये पुणे में. ठीक, इसने नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स को आइडेंटिफाई किया था. उसके बाद इंडिया के पास कौन सा? एक सारस 3 है. अब देखो तुमने एक टर्म सुना होगा क्लेप्टोमेनियक. ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रांग अर्ज होती है टू स्टील थिंग्स. ठीक, तो सिमिलरली एक टर्म है हमारा क्लेप्टोपैरासिटिज्म. इससे पहले पैरासिटिज्म समझते हैं. अब पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज होती है जो दूसरे को एक्सप्लॉइट करती है, तो वो पॉजिटिव होता है उसके लिए, और जो एक्सप्लॉइट होती है उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर. ठीक, अब इसी का एक फॉर्म होता है सोशल पैरासिटिज्म. अब इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज एक्सप्लॉइट कर रही है वो होस्ट स्पीसीज को उसके सोशल बिहेवियर या फिर सोशल रिसोर्सेज जो होती हैं उसके पास उसके लिए एक्सप्लॉइट करती है. ठीक है, एग्जांपल हो गया कि मान लो कोई आंट स्पीशीज़ है. अब ये क्या करेगी, दूसरे आंट की स्पीशीज़ जिसने पूरा अपना नेस्ट बिल्ड कर रखा है उसमें जाके रहने लगेगी. ठीक है, खुद को अडेप्ट कर लेगी उसके हिसाब से, और किसी भी तरीके से इनको जो होस्ट स्पीशीज़ हैं इनको हेल्प नहीं करेगी. तो ये हो गया एग्जांपल हमारा सोशल पैरासिटिज्म का. अब इसमें कैसे होता है? एग्जांपल हो गया जैसे ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया. इसमें क्या होगा कि हम जाके एग्स लेकर दे रहे हैं दूसरे होस्ट के नेस्ट में, वो क्या करेगा, हमारे ऑफस्प्रिंग को रेज करेगा. ठीक, और उसके अलावा क्या हो गया, नेस्ट पैरासिटिज्म हो गया कि नेस्ट स्टील कर लिया हमने. अब देखते हैं क्लेप्टो पैरासिटिज्म में क्या हो गया. हम क्या करेंगे, हम या तो फूड स्टील कर लेंगे या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमने स्टील कर लिया, या फिर हमने उसका नेस्ट स्टील कर लिया.
तो इसको बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है या फिर इंटर स्पेसिफिक। अब इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया विद इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, और इंट्रा मतलब विद इन सेम स्पीशीज। अब एक रूल भी है इसमें दिया हुआ है, एमरीज रूल। अब इसमें क्या होता है कि पैरासाइट बेसिक क्या करता है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स स्पीशीज या फिर ऐसा समझो कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती है उसके लिए पैरासिटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमरीज रूल। तो ये जरूर याद रखना और ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया है वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ऑलरेडी हमें पता है कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से। अब ये 4 की एरियाज पे ध्यान देगा। पहला क्या होगा कि डेयरी के एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है, लोकल मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमारे पास मिल्क इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रहती है। डेयरी का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, प्लस नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम सेटअप करेंगे, ठीक है। और इसके थ्रू हम वुमेन का एम्पावरमेंट भी करेंगे क्योंकि मोस्टली वुमेन जो हैं वो इससे एसोसिएटेड रहती हैं। तो हम इसको GS1 में यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि हम कैसे कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करके और इवन वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा के उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। और इसको हम GS3 में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड एग्जाम्पल, जहाँ पे अभी हमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात हो रही है। तो इसमें जो एलाइड सेक्टर हो गया वो हमारा हो गया मिल्क इंडस्ट्री, और कैसे ये बूस्ट कर सकता है और इवन हेल्प कर सकता है वुमेन को एम्पावर करने में, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि अगले 5 साल में ये 50% इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है मिल्क के प्रोक्योरमेंट को। अब मिल्क के प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम उसे प्रोड्यूसर से लेके किसी प्लांट में जहाँ पे वो प्रोसेस होगा वहाँ पे सेंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, या तो नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाएंगे या फिर जो पहले से हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। अब फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पहले सेटअप हुआ था अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट। फिर क्या हुआ, इसे एक हमारी इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन करके कंपनी थी उसमें इसे मर्ज कर दिया गया और 1987 में इसका एक्ट बना, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। और ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है आनंद, गुजरात में। ये बेसिकली इसे सेटअप की गई थी कि जैसे अमूल की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया और फ्रेंच स्पेस कॉर्पोरेशन के बारे में बात की, जो कि गगनयान मिशन में तो दिख ही रहा है, और तृष्णा मिशन के बारे में बात की। तो तृष्णा मिशन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बात जो याद रखनी है कि इसमें इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी पार्ट ले रही है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, ये ऑब्जर्वेशन करेगा IR रीजन में, ठीक है, या फिर नियर IR रीजन में भी कह सकते हो, विजिबल रीजन में भी कह सकते हो। और ये क्या करेगा, ये सरफेस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, वेजिटेशन को ऑब्जर्व करेगा। तो बस इतना समझ लो कि अर्थ पे ऑब्जर्वेशन करेगा। तो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह है, ठीक है। ऑल्सो इसकी लाइफ जो रहेगी वो 5 ईयर्स है, ठीक। और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेगा, ठीक है। अब माली की कैपिटल है बमाको। यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप अलकायदा ने अटैक कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। अब माली से हमारा प्राइम मेरिडियन भी पास होता है, ठीक, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इससे जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है नाइजर रिवर, और ये अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर है। यहाँ पे एक एथनिक ग्रुप रहता है जिसका नाम है बम्बारा, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलता है, बम्बारा लैंग्वेज ही बोलता है। और इसको फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिला था 1960 में। तो यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है, ठीक। अब ये एक लैंडलॉक कंट्री है, और कितनी कंट्रीज इसे बॉर्डर करती हैं, 7 कंट्रीज। अब पहली कंट्री है हमारी अल्जीरिया, दूसरी है मॉरिटेनिया, तीसरी हमारी सेनेगल हो गई, फिर गिनिया हो गई, फिर कोटे डे आइवरे हो गया, बुर्किना फासो हो गया, और नाइजर हो गया, ठीक। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मिनी मून वाला जो आर्टिकल है इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सचेंज से उठाया है। ऑलरेडी मैं भी पढ़ाने वाला हूँ इसको। ऑलरेडी मैंने 17-18 का पढ़ा दिया है, 19-20 की कोशिश करूँगा कि पढ़ा दूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं होते हैं, ये बेसिकली एक एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अराउंड कुछ टाइम तक ऐसे रिवॉल्व करने लगते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा जानना है तो अभी वाले का नाम जान लो, 2024 PT5, ठीक है। अब देखो तुम्हें हार्मोन्स के बारे में पता ही होगा।
हार्मोन्स क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक। तो जो आउटसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं फेरोमोन। अब इसे इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर या फिर अपने इमोशंस को शो करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है कि मान लो अगर हमने ऐसा कोई फेरोमोन बना लिया जिससे हम इंसेक्ट को ड्राइव अवे कर सकें, ठीक है, इंसेक्ट को दूर भगा सकें, तो हम पेस्ट मैनेजमेंट में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसा ही कोई इंडियन साइंटिस्ट ने अभी फेरोमोन डेवलप किया है, ठीक है। उसके अलावा ये सब जानना ज़रूरी नहीं है कि रिलीज फेरोमोन ये सब क्या होता है, ठीक। इनफ टू नो कि फंगाई, स्लाइम मोल्ड्स, एल्गी एंड इवन बिगर एनिमल्स होते हैं, ये सब भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब अमेजॉन रिवर जो है ये ड्रॉट की कंडीशन फेस कर रही है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अमेजॉन रिवर पढ़ा दिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर में, तो वहाँ से देख लेना, कुछ नया नहीं है इसमें, बस इतनी बात जानने के लिए थी। नेक्स्ट चलते हैं। तो विवाद से विश्वास स्कीम में हमें बस जानने के लिए क्या काम का है, ऑलरेडी ये कई बार आ चुकी है न्यूज़ में कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है, पहली बात, और ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, बस इतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली लिटिगेशन वगैरह वो कम कर देगी इनकम टैक्स वाले केसेस वगैरह में, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड में काम करता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक, 1989 में बनी थी और G7 समिट के टाइम पे बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली इंडिया को प्रेज़ किया है फॉर इट्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने, उसके लिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ज़्यादा काम का नहीं है, बस कंट्रीज जान लो कि 39 कंट्रीज़ हैं इसमें। इंडिया मेंबर है 2010 से। ऑलरेडी इनकी 2 लिस्ट आती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज आ जाती हैं उनको क्या होगा, IMF वगैरह से लोन वगैरह नहीं मिलता है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे लोन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक, जो ब्लैक लिस्ट हो जाती है। और ग्रे लिस्ट में उनको रखा जाता है जो कंसिडर की जा रही है एज अ सेफ हेवन फॉर ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की। जिनको पे अभी शक है, ठीक, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा अगर वो पाया गया क्लियरली, ठीक है। तो 3 कंट्रीज़ हैं जो FATF के ब्लैक लिस्ट में, कौन सी? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार।